स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो रेयरली कभी सच होता है, क्योंकि उसके पीछे शैडो गेम चलता है। शैडो गेम ऑफ वेरियस कंट्रीज जो पावर और इन्फ्लुएंस को लेके एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी, चाहे वो कोई क्राइसिस हो या कोई भी समिट हो, उसके पीछे बहुत कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे मैन्यूवरिंग चलती ही रहती है। आजकल एक नया क्राइसिस आया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, कतर के साइड से, और ये क्राइसिस के भी बहुत सारे पहलू हैं। एक जो हमें पता है, जो फैक्चुअल पता है हमें। दूसरा, ये शैडो गेम में किन किन कंट्रीज का हाथ है। तीसरा, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इंडिया कतर रिलेशंस एक्चुअली है क्या, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हम कुलभूषण जाधव केस का रिपीट देखने वाले हैं। और लास्टली हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस खुली हैं टू डील विद दिस क्राइसिस। चलिए इस वीडियो के माध्यम में ये चार पहलू को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडिया इस क्राइसिस के साथ डील कर सकता है विद द अवेलेबल ऑप्शंस। तो सबसे पहले फैक्ट्स क्या हैं? तो हमें सबसे जो बेसिक फैक्ट हमें पता है कि 8 रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर्स को कतरी कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है। क्यों दिया है यह हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे, जिनका नाम यहां पे है, वो अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे। अब ये कंपनी करती क्या थी? ये कंपनी कतरी एमरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस सर्विस देती थी। प्राइवेट कंपनी थी बट गवर्नमेंट नेवल फोर्स को सपोर्ट देती थी। और ये तीन जो वर्ड है, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस सर्विस, ये पूरी तरह से पूरा का पूरा नेवल सर्विस को सपोर्ट करने के लिए इंक्लूड कर सकता है। कोई भी चीज चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग, चाहे वो कोई नया कुछ खरीदना हो या सर्विसिंग, कुछ भी, इट विल ऑल बी इंक्लूडेड इन दिस जॉब प्रोफाइल। सेकेंड चीज पे आते हैं कि अल दहारा ने इन 8 नेवल वेटरन्स को क्यों हायर किया था। इस रीजन में या पूरे विश्व की बात करें तो इंडियन नेवी का काफी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, गुडविल का रेपुटेशन है। क्यों है? क्योंकि इंडियन नेवी इज एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइटिंग पायरेसी इन द बाब अल मंदब, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहां पे बहुत पायरेट अटैक्स होती हैं। पायरेसी का बहुत बड़ा इशू है और बाब अल मंदब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। तो इसी वजह से जो इंडियन नेवी है वो हमेशा से दो चीजें, एक है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये दो चीज इंडियन नेवी प्रोवाइड करती है इस रीजन में। जब भी कोई पायरेट अटैक होता है, इंडियन नेवी फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड होती है। इसकी वजह से इंडियन नेवी को काफी मान्यता है। दे आर लुक्ड अपॉन विथ ह्यूज रेस्पेक्ट एंड दे सीन एज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसी वजह से जब भी कोई नेवल ऑफिसर रिटायर करता है, उनको प्राइवेट कंपनीज जैसे कि अल दहारा है, कई और भी प्राइवेट कंपनीज हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले, जो इन रिटायर्ड ऑफिशियल्स को हायर करने की कोशिश करते हैं। और यही रीजन है कि ये 8 नेवल वेटरन्स भी अल दहारा में दे गॉट द जॉब। ठीक है, अब कहानी जो हमें फिर से फैक्चुअली जो पता है कि लास्ट ईयर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है कतर का, उन्होंने इन 8 ऑफिसर्स को सबसे पहले तो दे वर कॉट और ट्रायल में दिया गया था। अब क्यों दिया गया था हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि ट्रायल के दौरान उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। अब ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इसको लेके कई सारे एनालिस्ट और मीडिया ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब भी कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका कहीं ना कहीं स्पाइंग से या एस्पिनाज से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से इंडियन एनालिस्ट को लग रहा है कि ये जो 8 वेटरन्स हैं, ये स्पाइंग के वजह से पकड़े गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है कि मार्च में ये ट्रायल शुरू होता है और यहां ट्रायल जब चलती है, हमें अगेन इंडियन गवर्नमेंट को इतना कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि ट्रायल में क्या
बोला गया है, कैसे डिफेंड किया गया है। हमें सिर्फ इतना पता है कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया था, बीच बीच में ये ऑफिसर्स अपने घर पे बात कर रहे थे, और हमें ये पता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल में क्या बोला जा रहा था, या क्या डिफेंस दिए जा रहे थे, या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। फाइनल जजमेंट अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंची नहीं है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि वी आर एट शॉक। तो अब ये जो शॉक था इसी वजह से था क्योंकि एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड था ये है यहां तक फैक्ट्स। अब आते हैं शैडो गेम में, पीछे क्या चल रहा था पर्दे के। चलिए उससे पहले लेट मी ब्रिंग टू योर नोटिस GS P2I बैच, ये बैच क्लोज हो रहा है 31 अक्टूबर में। इंग्लिश हिंदी एज सिल्वर, आपको पता ही है, गोल्ड प्लेटिनियम, राइट। तो अगर आप कोड यूज करते हैं DW Live आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। और अगेन मैं फिर से बार बार बोलती हूं कि एक बार जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में जाइए, देखिए फीचर्स और खुद आपको समझ में आ जाएगा कितना सपोर्ट देगा ये फीचर्स आपको अपने UPSC जर्नी के। चलिए अब आते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 2021 में कतर ने एक काफी सीक्रेट डील साइन किया था इटली के साथ सबमरीन्स को लेकर, और ये न्यूज एक नेवल न्यूज़पेपर में आता है बाय HI Sutton, और ये उसके बाद कई सारे न्यूज में आता है कि ये जो डील था ये क्लासिफाइड डील था। हमें इतना पता था कि इटली और कतर में कोई डिफेंस डील चल रही है, पर एग्जैक्टली क्या था नहीं पता। जो लीक होता है वो सुटोन लीक करता है और ये बोलते हैं कि मिजिट सबमरीन्स के लिए डील है, और ये इतना एडवांस्ड सबमरीन्स हैं कि ये यूजुअल रडार डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। अब इसके वजह से कतर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, और कतर ने इनिशियल पेमेंट ट्रांचेस भी भेज दिया था इटली को। अब कुछ दिन पहले जब इटली को पूछा गया, या जो कंपनी है फिनकांतरी को पूछा गया था क्या एक्चुअली अभी भी डील है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई डील था ही नहीं। बट कतर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द सबमरीन्स ऑफ इटली, ये हमें पता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। दूसरा पहलू यह है कि इस साल के बिगिनिंग में पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हलचल चल रही थी कि ये जो ऑफिशियल्स पकड़े गए हैं ये एक्चुअली स्पाइंग के वजह से पकड़े गए हैं, और पाकिस्तान ने ये बोला कि ये जो स्पाइंग कर रहे थे ये बेसिकली इंफॉर्मेशन निकाल के इजराइल भेज रहे थे। ये जब मीडिया में ये स्टोरी 2-3 बार रिपीट हुई, इमीडिएटली अल जजीरा ने इसको कैच किया, और अल जजीरा है कतर का ऑफिशियल न्यूज़पेपर। जो कतरी एमिर है वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं अल जजीरा को। अब अल जजीरा ने लिखा इंडियंस जेल फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। तो इजराइल का नाम आते ही ये आ गया कि भाई स्पाइंग, जो भी सर्विस लॉजिस्टिक, जो भी इंफॉर्मेशन था नेवी का, स्पेशली द सबमरीन डील, वो बेसिकली इजराइल को दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन तो आएगा ही कि भाई इस वक्त तक तो अब्राहम अकॉर्ड्स आ चुकी थी, तो गल्फ कंट्रीज और इजराइल के बीच में तो अच्छा खासा रिलेशन भी होने लगा था, तो ऐसा क्यों कि कतर इजराइल पे शक कर रहा था, इजराइल को प्रॉब्लम समझ रहा था। यूए जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं वो यूएई और बहरीन और इजराइल के बीच में है, कोई और जीसीसी कंट्री इंटरेस्टेड नहीं है। सऊदी अरेबिया रिसेंटली इंटरेस्ट दिखा रहा था, बट इजराइल हमास वॉर के वजह से सऊदी अरेबिया भी पीछे हट गया है। कतर की अगर हम बात करें तो कतर हमेशा से ईरान को सपोर्ट किया है, हमेशा से हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया है। कतर का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है 2021 में कि जो एमिर हैं उन्होंने कहा था कि इजराइल इज द रियल रीजन बिहाइंड टेरर इन द रीजन। उन्होंने इजराइल को यह कहा था कि वो सबसे बड़े टेररिस्ट हब है, हमास और हिजबुल्लाह से भी ऊपर। तो इजराइल और कतर का रिलेशन एक्चुअली इतना अच्छा कभी नहीं था, और आजकल जब इजराइल हमास वॉर चल रहा है वहां पे इंडिया ने दो स्टेटमेंट्स निकाली हैं। सबसे पहले यह बताया है कि इजराइल के साथ है हम, राइट टू सेल्फ
प्रोटेक्शन पे हम इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरे स्टेटमेंट में इंडिया ने सपोर्ट दिया है 2 स्टेट सोल्यूशन का एंड सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन पीपल। बट ये सभी को पता है कि इंडिया इजराइल का रिलेशन 2015 से काफी स्ट्रांग हो चुका है और आज भी दोनों के बीच में काफी स्ट्रांग रिलेशन है। नेतन्याहू और पीएम मोदी में तो काफी स्ट्रांग ब्रदरली बॉन्ड भी कहा जाता है। अब पाकिस्तान कुछ दिनों से ये कोशिश कर ही रहा था कि जैसे इंडिया यूएई के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो रही थी, वो दोस्ती इंडिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज में ना हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ तो है ही, क्योंकि फैक्ट्स किसी को नहीं पता, सिर्फ कतर को पता है कि क्यों इनको डेथ सेंटेंस दिया गया है और एक्चुअली क्या इजराइल के लिए स्पाइंग हुई है ये पाकिस्तान को कैसे पता चला, और पाकिस्तान ने ये जब न्यूज रिपीट किया तो अल जजीरा ने क्यों पिकअप किया। तो कई सारे पहलू हैं यहां पे, और इटली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाता है। इटली और इंडिया का रिलेशन अभी थोड़ा बहुत ठीक है, बट जब वो सेलर वाला इशू हुआ था, जब फिशरमैन को सेलर्स ने मारा था, उसके बाद कुछ सालों तक इंडिया इटली का रिलेशन काफी स्ट्रेन्ड था। तो वही कहीं ना कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि शैडो वॉर में हमें कभी नहीं पता चलता है किन किन का हाथ है, बट अगर देखा जाए तो क्लूज सब जगह पे है, पहलुओं सब जगह पे है। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि इंडिया कतर रिलेशंस है क्या। अगर हम बात करें इंडिया कतर रिलेशंस की, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कतर की तरफ टिल्ट करता है, और ये क्यों है, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से लेता है। तो थोड़े नंबर्स हैं आपके स्लाइड्स में। फॉर एग्जांपल जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो 1681 बिलियन यूएसडी था 2020 टू 2023, जिसमें एलएनजी इंपोर्ट्स अराउंड 49.5%, 50% था। तो गवर्नमेंट ओन्ड जो पेट्रोनेट एलएनजी है, जो इंडिया लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है, उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है विद कतर। क्यों? क्योंकि 8.5 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिपेंडेंसी है इंडिया का कतर की तरफ। अब जैसे जैसे इंडिया पेट्रोल पे कम और एलएनजी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, दैट इज इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि 2030 तक एनर्जी मिक्स में 15% एलएनजी होगी, जो आज 6% है। जैसे जैसे हम एलएनजी ज्यादा खरीदेंगे और पेट्रोल कम, वैसे वैसे डिपेंडेंसी बढ़ेगा कतर के ऊपर, और ये सबको पता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अदर यूरोपियन कंट्रीज, की धीरे धीरे इंडिया का डिपेंडेंसी सऊदी से ज्यादा कतर पे जाएगा। और अगर इंडिया कतर रिलेशन में प्रॉब्लम होगा तो इंडिया का एलएनजी इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम आएगा। ये कोई नया गेम नहीं है, ये पहले से ही इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर बहुत बार अटैक हो चुका है, और ये अटैक इस बार स्पेसिफिकली एलएनजी पे हो रहा है। अब इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया के पास 2 ऑफिशियल ऑप्शंस हैं। एक है 2015 में एक अग्रीमेंट साइन की गई थी, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन, इंडिया और कतर के बीच में। इसमें इस अग्रीमेंट के अंडर पे अगर कोई कतरी इंसान सिटीजन या इंडियन सिटीजन कतर में या कतरी सिटीजन इंडिया में उनको कन्विक्ट किया जाए, कोई सेंटेंस दिया जाए, तो ऑप्शन है कि कंट्रीज अगर एक्सेप्ट करेंगी तो ही कि वो वापस अपने होम कंट्री जाके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करे। तो ये ऑप्शन एक है इंडिया के पास कि इंडिया इस अग्रीमेंट के अंडर ये बोले कि भाई इन 8 ऑफिसर्स को इंडिया में आके अपने सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को कम्यूट करना पड़ेगा। वी कैन थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म सेंटेंस इन द प्रिजन। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि 2008 में डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया था, 5-5 साल के बाद उसको रिन्यू करने की भी बात हुई थी। लास्ट टाइम ये रिन्यू हुई थी 2018 में, उसके बाद ये रिन्यू नहीं हुई है। ये एक मौका होगा इंडिया और कतर के जो लीडर्स हैं, एमिर और हमारे प्रधानमंत्री का, एक ये मौका है अगर वो दोनों साथ में मिले और इस अग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए, साइन करने के लिए, ये इस दौरान ये मैंने 2 लीडर्स बात कर सकते हैं कि कैसे
इस क्राइसिस से निकल पाए। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि इंडिया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच कर सकता है, जैसे कि कुलभूषण जाधव केस में किया था। बट इस बार इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस मिला है, इन इंडियन सिटीजन्स दैट इज नेवल ऑफिसर्स को कॉन्सुलर सर्विस मिला है और उनको घर फोन करने का भी एक्सेस मिला है। तो इस बार अगर आईसीजे में गए तो वियना कन्वेंशन के अंडर पे इंडिया विल बी इन अ स्लाइटली ऑन अ बैक फुट, बट ऑप्शन है। बट यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कतर पाकिस्तान नहीं है। कतर के साथ डिप्लोमैटिकली डील करना आसान रहेगा, पॉलिटिकली डील करना बेटर रहेगा, रादर देन टॉकिंग अबाउट आईसीजे या कोई और हार्ड ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन क्या है? लीगल अप्रोच तो ठीक है, बट अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल अप्रोच में दो लीडर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स या डिफेंस मिनिस्टर्स कोई भी किस लेवल पे भी आके ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के थ्रू बात करें, अगर ट्रैक 1 नहीं हो पा रहा है तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के थ्रू बात करें और कोई ना कोई सोल्यूशन बात निकाले कि 2015 अग्रीमेंट के अंडर पे स्वैप हो उनको लेके आया जाए या डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के साइन के लिए लीडरशिप मिल जाए, ताकि इस प्रॉब्लम का हल निकल पाए। ये क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी है फॉर अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान। देयर आर मल्टीपल अदर कंट्रीज जो इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बना के इंडिया को क्रिटिसाइज कर सकता है, और आज के दिन यही चल रहा है। सभी बड़े बड़े कंट्रीज आके इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, ये है वो है। तो इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी नहीं बनने देना है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कतर ऑल्सो। अगर कतर अपना पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाहता है, अगर कतर अपने आप को जीसीसी कंट्री का लीडर समझना चाहता है, बनाना चाहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये मैटर ज्यादा एस्केलेट ना करे और पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व किया जाए। इसी के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।